डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें दूसरे पार्ट का जो दूसरा भाग है जिसका नाम है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्तन। क्योंकि पार्ट का नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्तन, तो पिछले 3 वीडियो में हमने नर युग्मकोद्भिद की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और इस वीडियो में हम मादा युग्मकोद्भिद की जो संरचना है उसके पहले पॉइंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इसको हमें अपने नोट्स में किस प्रकार से 3 भागों में बांट सकते हैं। तो जो मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास है उसे हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला है अंडप, जिसे अपन स्त्री केसर या गुरु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। देखिएगा, अंडप या स्त्री केसर या गुरु बीजाणुपर्ण का मतलब क्या है। आपको यहाँ डायग्राम के अंदर एक पुष्प का चित्र दिखाई दे रहा है। पुष्प के अंदर जो नर भाग है वो पुंकेसर होते हैं और जो स्त्री वाला भाग है उसे अंडप या स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। और इसे ही गुरु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं। जो आपको यहाँ से ये जो भाग यहाँ से लेकर के ये भाग पूरा दिख रहा है, ये इसकी बात हो रही है। और इस अंडप या स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग जो फैला हुआ है वर्तिकाग्र, और फिर ये जो लंबी नलिका है ये वर्तिका, और नीचे का फूला हुआ जो भाग है ये है अंडाशय, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी अंडप या स्त्री केसर को, ये जो यहाँ अंडप या स्त्री केसर जो है इसको बढ़ा करके यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो भाग है ये इसका वर्तिकाग्र भाग है, ये जो फैला हुआ है ये इसकी वर्तिका है, और ये नीचे का भाग ये अंडाशय। और अंडाशय में ये जो आपको ये जो भाग दिख रहा है ये इसका ये बीजांड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ फिर अपन इसके बारे में आगे अगर देखें, इसके 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तो अपने बातें कर ली। और फिर अगला नेक्स्ट इसका है बीजांड। बीजांड को अपने गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं, तो उसकी संरचना के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ एक डायग्राम और आपको दिखाई दे रहा है, ये बीजांड की संरचना है, ठीक है। इसके जो प्रकार हैं, विभिन्न भाग हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये इसके प्रकार है, बीजांड के जो प्रकार होते हैं अपने सिलेबस में 6 प्रकार के बीजांड हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और जो अगला जो वीडियो होगा वो गुरु बीजाणु जनन के बारे में होगा, किस प्रकार से गुरु बीजाणु बनते हैं। जिस प्रकार से अपने लघु बीजाणु बनते थे नर के अंदर, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था। लघु बीजाणु यानी कि पराकण बनते थे। यहाँ गुरु बीजाणु जो बनेगा उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर जो मादा युग्मकोद्भिद है जिसे अपन भ्रूणकोश भी कहते हैं, तीसरे वीडियो में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि भ्रूणकोश की संरचना कैसी होती है, ठीक है। और मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, मादा युग्मकोद्भिद कैसे बनता है। मादा युग्मकोद्भिद बोल दीजिए या भ्रूणकोश बोल दीजिए, एक ही बात है। और जो भ्रूणकोश है उसके अंदर मादा युग्मक कैसे बनते हैं, जो फीमेल गेमेट है वो गेमेट कैसे बनते हैं, ठीक है, मादा युग्मक कैसे बनते हैं, उनके बारे में अपन समझेंगे। तो इस प्रकार से ये जो इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और परिवर्तन, इसको भी अपन ने 3 भागों में बांटा है, ठीक है। तो अपन आज के इस वीडियो में जो सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं वो अंडप, स्त्री केसर या गुरु बीजाणु के पर्ण के बारे में पढ़ेंगे। और इसके जो भाग हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और फिर अपने बीजांड जो है या बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और अंत में अपन इसी वीडियो में बीजांड के जो प्रकार हैं, 6 टाइप्स हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक से। ये अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें किस प्रकार से अपने इसके बारे में बताया गया है, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे अपन। देखिएगा यहाँ लिखा है पहले अपन बात कर रहे हैं पहले पॉइंट की, अंडप या गुरु बीजाणुपर्ण बोल दीजिए या स्त्री केसर बोल दीजिए, एक ही बात है। आवर्त बीजी पादपों के पुष्प में मादा जन्नांग को जायांग कहते हैं। देखिएगा, जो बहुत सारी जब स्त्री केसर होती हैं या अंडप होते हैं तो उसे अपन जायांग कहते हैं, और एक अकेली इकाई को अपन क्या कहते हैं, अंडप या स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। तो आगे लिखा है जायांग का निर्माण एक या अधिक अंडपों से होता है, यानी कि जो गुरु बीजाणुपर्ण है अगर बहुत सारी होती हैं तब तो उसे अपन जायांग कहेंगे, अगर एक है तो अपन क्या कहेंगे, उसको अंडप कहेंगे या स्त्री केसर कहेंगे। अंडप ये जो बीजांड धारण करने वाली रूपांतरित पर्ण होती हैं, यानी पुष्प जो है वो भी एक प्रकार का रूपांतरित परो है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो अंडप होता है एक प्रकार से रूपांतरित पर्ण होती है, और इसे गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। पर्ण यानी कि पत्ती की जो परतंत्र था उसका रूपांतरण हो गया।
अंडकों की संख्या एक से अधिक होने पर ये पृथक अर्थात वियुक्त अंडपी, वियुक्त यानी कि अलग अलग होना, और जब संयुक्त होते हैं, एक से अधिक अंडप होते हैं या इस तरीके से होते हैं तो उसको युक्तांडपी कहते हैं। युक्त यानी कि एक साथ होते हैं। अंडप एक फ्लास्क नुमा संरचना है जिसको 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। देखिए अभी अपन ने जो देखा था इसकी संरचना में, यहाँ देखिएगा ये इसकी बात कर रहा है। ये एक फ्लास्क नुमा संरचना है, जिस प्रकार से फ्लास्क होता है ना अपना, ये फ्लास्क जैसा ऐसा है ना, ये फ्लास्क जैसी संरचना है। ठीक है, पूरा जो अंडा पिया इस तरीके से है, इसकी बात कर रहा है। चलिए फिर अपन देखते हैं आगे। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? ऊपर वाला वर्तिकाकर घुंडीनुमा भाग होता है। वर्तिका जो है वो ट्यूब जैसी संरचना होती है। अंडाशय इसका फैला हुआ भाग जो है, अंडाशय से फल बनेगा और अंडाशय में बीजांड होता है, बीजांड से बीज बनता है। ठीक है, अब ये सबसे पहले बात कर रहा है इस अंडाशय की बात कर रहा है, जो नीचे का भाग है, फूला हुआ भाग है। अंडाशय जायांग का आधारीय फूला हुआ भाग होता है। इसमें भीतर अनेक छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं होती है जिन्हें अपन बीजांड कहते हैं। देखिएगा यहाँ आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये पूरा ये तो भाग अंडाशय है। ठीक है, और इसमें ये बीजांड है। ठीक है, बीजांड से बीज बनेंगे और अंडाशय से फल बनेगा। तो एक फल के अंदर बहुत सारे बीज हो सकते हैं, जैसे तरबूज है, तरबूज के अंदर तरबूज एक फल है और उसमें बहुत सारे बीज होते हैं। ठीक है ना, कई ऐसे अंडाशय होते हैं जिनमें एक ही बीजांड होता है, जैसे आम है, आम अपन खाते हैं तो उसके अंदर अपन को एक ही बीज निकलता है। ठीक है, तो उसके अंदर एक ही बीजांड होता है। कई अंडाशय ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 या 3 बीजांड हो सकते हैं, जैसे मूंगफली है, मूंगफली के अपन बीज खाते हैं। ठीक है, तो वो बीजांड है, बीजांड से बीज बने हैं, और जो बाहर जो मूंगफली का जो भाग है, बाहर वाला जो छिलका है, वो फल होता है उसका। ठीक है, तो मटर है, मटर के अंदर भी देखते हैं आप, ये बीज जो होते हैं 5, 6, 7 है ना, इस प्रकार से अधिक संख्या में होते हैं, वो बीजांड से बीज बने हैं, और बाहर वाला जो आवरण है मटर का, वो उसका फल है। क्लियर, अब शायद आपके समझ में आ गया होगा किस प्रकार से संरचनाएं कैसी होती हैं। तो अपन आगे देखते हैं। और ये जो इनके अंदर छोटी छोटी जो अंडाकार संरचनाएं होती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं, बीजांड से बीज बनते हैं, और बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु बीजाणुधानी। प्रत्येक बीजांड एक वृंतनुमा संरचना द्वारा अंडाशय के भीतर, देखो अंडाशय के भीतरी भाग पर बीजांडासन से जुड़ा होता है। जो बीजांड जो जुड़ा हुआ है उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए ये रहा, ये इसकी बात कर रहा है, यहां से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, ये अंडाशय से जुड़ा हुआ है इस भाग से, इसे अपन क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। क्लियर, चलते फिर आगे देखिए क्या लिखा है। जुड़ा होता है, इस वृंतनुमा संरचना को बीजांड वृंत भी कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत बीजांड की जिस स्तर से जुड़ा होता है उसे नाभिका या हाइलम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश वाला नाम भी याद रखिएगा अब इसका, नाभिका या हाइलम कहते हैं। ठीक है, जिस स्थान से जुड़ा है, देखिए कहां से अपन देखेंगे इसको, ये रहा। ठीक है, ये भाग, ये वाला भाग। ठीक है, ये तो बीजांड वृंत हो गया पूरा, ये भाग इतना, और ये जो भाग है ये नाभिका या हाइलम हो गया। क्लियर, चलिए फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। जो लाइन अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसके बारे में अपन समझाएंगे। कभी कभी बीजांड वृंत जो है वो जुड़ने के स्थान पर एक उभारनुमा संरचना बन जाती है, जिसे रेफी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रेफी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आपको याद रखनी है। कभी कभी एक उभार हो जाता है, ठीक है, जहां ये बीजांड वृंत जुड़ा होता है उस स्थान पर, ये इसकी बात कर रहा है यहाँ, है ना, इस भाग में यहाँ पर एक उभार बन जाता है, उसे अपन रेफी कहते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। वर्तिका जो है अंडाशय के ऊपर का नलिकाकार भाग होता है, जो परानलिका को पथ प्रदर्शित करता है। कैसे करता है देखिएगा। परानलिका के लिए ये इसकी बात कर रहा है, ये जो नलिका है ना, ये वर्तिका इसकी बात कर रहा है, और ये पराकण ऊपर गिरते हैं तो ये परानलिका निकलती है। ठीक है, तो परानलिका कहां से आ रही है? ये वर्तिका से आ रही है, ये भाग है ना, ये वर्तिका है ये। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। वर्तिका के शीर्ष भाग पर वर्तिकाग्र होता है और परागण के समय परागकणों को ग्रहण करता है। इनके ऊपर परागकण इसके ऊपर यहाँ करके चिपक जाते हैं, इसके ऊपर आकर गिरते हैं। देखो ये परागकण ये गिर रहे हैं, ये परागकण है सारे। ठीक है ना, ये इसीलिए फैला हुआ होता है ताकि यहाँ पर परागकण जो है वो आसानी से इसके ऊपर ठहर सके, नीचे नहीं गिरे। ठीक है, ये वर्तिकाग्र भाग इसका, ये इसकी बात कर रहा है। चलिए फिर अपन आगे देखते हैं। आगे अपन बात करेंगे बीजांड की संरचना के बारे में। ठीक है, जो कि अपन को इस प्रकार से जो डायग्राम आगे दिखाई दे रहा है इसकी बात कर रहे हैं। आवर्तबीजी पात्रों में बीजांड की संरचना जटिल होती है, और एक प्रारूपिक बीजांड, देखिएगा एक जो बीजांड की जो वास्तव में जो संरचना है उसको लिया गया है। लगभग गोलाकार संरचना है, तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये गोलाकार संरचना है, ये इतना भाग है बीजांड वाला। ठीक है, इसकी बात कर रहा है।
जिसका मुख्य भाग मर्दूतकी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। देखिए ये जो भाग है ये इसकी बात कर रहा है, ये वाला, ठीक है। ये भाग क्या कहलाता है, इसका बीजांडकाय कहलाता है। ये मर्दूतक कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि मुलायम कोशिकाओं का बना होता है जो लगातार विभाजन करती रहती हैं। यह प्राय एक या द्विस्तरीय आवरण से घिरा होता है, जिसे अध्यावरण कहते हैं। इसके चारों तरफ दो आवरण होते हैं, मोस्टली ज्यादातर दो आवरण होते हैं। जैसे ये रहे अध्यावरण, ये बाहर वाला अध्यावरण बाह्य अध्यावरण कहलाएगा, और अंदर वाला जो आवरण है ये अंत अध्यावरण कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है अध्यावरणों की। बाहरी आवरण बाह्य अध्यावरण कहलाएगा और आंतरिक आवरण अंत अध्यावरण कहलाएगा। अध्यावरणों की संख्या के आधार पर बीजांड द्वितीय अध्यावरणी, यदि दो अध्यावरण है तो द्वितीय अध्यावरणी कहलाएगा, और अगर एक अध्यावरण है तो एक अध्यावरणी कहलाएगा। कभी कभी अध्यावरण नहीं होता है तो इसे अध्यावरण रहित या अध्यावरणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अध्यावरणी, यानी कि ये बाहर जो आवरण है, ये जो अध्यावरण आपको दिख रहे हैं, ये दो आवरण, ठीक है, ये इधर इधर जो फैले हुए हैं, ये इधर वाले, ये बाहर वाला बाह्य अध्यावरण और अंदर वाला अंत अध्यावरण कहलाता है, ठीक है। समझ रहे होंगे आप शायद। आगे देखते हैं। बीजांडकाय को पूर्ण रूप से नहीं ढकता है, सॉरी, अध्यावरण बीजांडकाय को पूर्ण रूप से नहीं ढकते हैं, वरन इसका कुछ भाग पतली नली जैसा संरचना का निर्माण करता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। देखिए अध्यावरण यहां से यहां तक तो इसने ढक रखा है, इधर भी ढक रखा है, इधर तक, लेकिन ये भाग जो ये आपको दिख रहा है नली के जैसी संरचना, ये यहाँ पर खुली है, ये बीजांड द्वार होता है। ये बीजांड द्वार किस लिए होता है, ताकि इसमें से जो पराग नलिका है वो आसानी से आ सके। देखिए यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये पराग नलिका निकल कर यहाँ आ रही है और ये बीजांड द्वार से इसमें प्रवेश करती है। तो ये पराग नलिका यहाँ से प्रवेश कर सके आसानी से, इसलिए यहाँ पर एक बीजांड द्वार होता है। परंतु पराग नलिका कई बार क्या होता है कि अपने अध्यावरण से भी, यहाँ ये जो अध्यावरण है इधर से भी प्रवेश कर जाती है पराग नलिका, जो ऊपर से आती है, ठीक है ना। तो वो तो एक अलग बात है, वो अपन आगे देख लेंगे। पराग नलिका कहाँ कहाँ से प्रवेश करती है वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात चल रही थी अपने बीजांड द्वार की बात होगी। और बीजांडकाय का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। देखो बीजांडकाय का आधारीय भाग कौन सा है, ये वाला भाग, ये भाग, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। आपको नाम याद रखने, निभाग वाला नाभिका जिसको अपन हाइलम कहते हैं, ठीक है ना, और ये बीजांडकाय और ये बीजांड द्वार, ठीक है, और ये दो अध्यावरण हो गए। और अंदर जो होता है भ्रूणकोश होता है, उसकी अपन आगे देखेंगे। आगे लिखा है निभाग से अध्यावरणों की उत्पत्ति होती है, यानी कि निभाग से ही अध्यावरण बनते हैं। और बीजांड में बीजांड द्वार के समीप मादा युग्मकोद्भिद के रूप में भ्रूणकोश पाया जाता है। मादा युग्मकोद्भिद बोल दीजिए, भ्रूणकोश बोल दीजिए, एक ही बात है। ये जो दिख रहा है ना आपको गोल अंदर, ये वाला, ये भ्रूणकोश है पूरा, ठीक है ना। इसमें 8 कोशिकाएं होती हैं, उनकी बात करेंगे अपन कैसे होती हैं। 7 कोशिकाएं, वैसे 7 कोशिका होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं, ठीक है। अपन देखेंगे, देखो क्या लिखा है इसमें। भ्रूणकोश में बीजांड छोर की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे अंड समुच्चय कहते हैं। देखिएगा यहां बात कर रहा है जो बीजांड द्वार जो है उस तरफ जो कोशिकाएं हैं, ये बीजांड द्वार वाला भाग हो गया। और ये 3 कोशिका जो आपको दिख रही है, ये इनकी बात कर रहा है। इन तीनों को क्या कहते हैं, अंड कोशिका। इन तीनों को अपन अंड समुच्चय कहते हैं। देखो इन तीनों कोशिकाओं को मिलाकर के अपन क्या कहेंगे, अंड समुच्चय कहेंगे। और इसमें एक जो कोशिका है वो तो अंड कोशिका है, और 2 ये जो कोशिकाएं हैं दोनों ये सहायक कोशिकाएं हैं। कहने का मतलब 3 कोशिकाओं को मिलकर के अपन अंड समुच्चय कहेंगे, जिसमें अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, इसको अंड समुच्चय कहते हैं तीनों कोशिकाओं को, जिसमें नाशपति आकार की जो कोशिका है एक तो अंड कोशिका, और शेष 2 जो कोशिकाएं हैं, 2 जो बच गई वो कोशिकाएं उसकी सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। निभागी छोर की तरफ जो भ्रूणकोश में 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। निभागी छोर कौन सा है, देखो यार निभाग की तरफ, निभाग कि इधर ये वाला भाग है ना, निभाग इधर ही तो है। तो निभाग की तरफ जो कोशिकाएं ये प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं कहलाती हैं, ये इनकी बात कर रहा है, या प्रतिमुखी कोशिकाएं भी कहते हैं। भ्रूणकोश के मध्य में केंद्रक कोशिका उपस्थित होती है, जिसमें 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक। देखो इसमें क्या होगा, 2 केंद्रक आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। निषेचन से ठीक पूर्व संयुक्त होकर द्विगुणित द्वितीय केंद्र का निर्माण करते हैं। बीचों बीच आपको जो दिख रहा है ये वाला, इसकी बात कर रहा है। पहले ये क्या होता है, वास्तव में 2 अलग अलग केंद्रक होते हैं, और ये दोनों केंद्रक आपस में जुड़ करके एक केंद्रक बना लेंगे, जिसको द्वितीय केंद्रक कहते हैं। और ये द्विगुणित होता है, यानी कि n और n 2 केंद्रक मिलने से 2n बन गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो उसमें द्वितीय केंद्रक होता है वो कैसा होता है, वो द्विगुणित होता है। बाकी जो अन्य कोशिकाएं हैं इसमें भ्रूणकोश में, ये अगुणित है, गुणसूत्रों की संख्या और में आदि है। अब अपन देखेंगे ये जो बीजांड हैं ये 6 प्रकार के होते हैं अलग अलग पौधों के अंदर, और पौधों में जो प्रकार हैं जैसे उनके कुल हैं, अलग अलग फैमिली हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो बीजांड द्वार एवं निभाग की स्थिति, देखो आपको ध्यान रखना है, बीजांड द्वार और निभाग, ठीक है। किन की बात कर रहा है, ये रहा बीजांड द्वार
और ये रहा निभाग, ठीक है ना, और ये बीजांड वृंत है। आप इन तीनों को ध्यान रखिएगा, इनकी स्थिति के आधार पर, ठीक है, इनकी स्थिति के आधार पर ही इनके 6 प्रकार होते हैं। तो यहाँ लिखा है परिपक्व बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो है वो पहला है रिजु प्रकार का बीजांड, ठीक है। जैसे आपने गणित में पढ़ा होगा, गणित में अपन रिजु पढ़ते हैं, तो रिजु कोण होता है। रिजु कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री के कोण को, ठीक है, जिसमें बिल्कुल सीधी रेखा में होता है। तो यहाँ लिखा है जब बीजांड में बीजांड द्वार, देखो ये रहा बीजांड द्वार, ठीक है, पहला जो प्रकार दे रखा है ये अपना रिजु का, ये निभाग किधर होगा? अपने बीजांड द्वार के ऊपरी तरफ इधर होगा, ठीक है ना। तथा बीजांड वृंत एक सीधी रेखा में, ये बीजांड वृंत जहां से बीजांड जुड़ा होता है अंडाशय से, वो बीजांड वृंत, ये तीनों एक सीधी रेखा में है, ठीक है। तो इसे रिजु बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिजु बीजांड। इस प्रकार का बीजांड सीधा अथवा उदग्र होता है। देखो ये सीधा आपको दिख रहा है ना, इस प्रकार से। और उदाहरण इसका एग्जांपल जो है पॉलीगोनेसी जो फैमिली है उसमें होता है, या पाइपेरेसी जो फैमिली है उसमें होता है। और अधिकांश जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है, जो अनावर्त बीजी जो पौधे होते हैं, जैसे साइकस, पाइनस, इफिड्रा, है ना, उनमें होता है। चलिए फिर अपन आगे देखते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है प्रतीप। ये रहा प्रतीप। देखिए प्रतीप जो आपको अपने जो ये अपने पढ़ा था, ये वाला ये प्रतीप ही है। ये इस प्रकार से ये बीजांड वृंत है, ये घूम करके इसे यहाँ बीजांड द्वार जो है, ये वाला बीजांड द्वार, ये बीजांड वृंत के पास में इधर आ जाता है, ठीक है ना, ये इसका निभाग हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है अपन पढ़ते हैं इसको। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत की एक पार्श्विक वर्दी, है ना, ये जो बीजांड वृंत है ये इस प्रकार से घूम जाता है पार्श्व में, ठीक है। ये इधर भी घूम सकता है, या इधर भी घूम सकता है। यहाँ तो डायग्राम बना हुआ है, इसमें तो इधर घूम गया, ठीक है। और ऊपर जो डायग्राम ये बना हुआ है, इसमें बीजांड वृंत ये इधर घूम गया। क्लियर? तो ये पार्श्विक वर्दी होती है, दाएं और बाएं तरफ जो वर्दी होती है उसको पार्श्विक वर्दी कहते हैं अपन, ठीक है ना। वर्दी के कारण बीजांड 180 पर घूमकर उल्टा हो जाता है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल उल्टा हो गया। ये सीधा जा रहा था ऐसा, यहाँ देखिए सीधा था ऐसा, और ये यहां से ऐसा घूम गया 180 के ऊपर, ठीक है ना, पूरा यहां से यहां ऐसे घूम जाता है। तो ये इसकी बात कर रहा है। आगे लिखा है घूमकर उल्टा हो जाता है, जिससे बीजांड द्वार हाइलम के समीप आ जाता है। देखिएगा बीजांड द्वार कहाँ है? ये रहा बीजांड द्वार, ठीक है ना। और ये जिसको नाभिका कहते हैं अपन, हाइलम कहते हैं, जहां से ये जो बीजांड वृंत जुड़ा होता है, ठीक है ना, बीजांड से, ये बीजांड वृंत या हाइलम या नाभिका जो है ये बीजांड द्वार के पास आते हैं, ठीक है ना। और ये निभाग है, और ये नाभिका है इधर, ये नाभिका है और ये निभाग, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज आपको होगा, आप देखिएगा, इसको याद कर लीजिए। ये जो हाइलम वाला भाग है उसको बोलते हैं नाभिका, और ये जो भाग इधर वाला है इसको निभाग बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बीजांड द्वार एवं निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। देखिएगा ये तो रहा बीजांड द्वार और ये रहा निभाग, ये एक सीधी रेखा में है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा निभाग और बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार ये एक सीधी रेखा में है। क्लियर? चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखा है तथा बीजांड आवर्त बीजी जो पौधे हैं अधिकांश कुल यानी कि 82% लगभग कुलों में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। यानी कि अपन को ये जो प्रकार है प्रति बीजांड प्रकार, इसी को पढ़ना है, इसके बारे में ज्यादा ध्यान देना है। तीसरा जो प्रकार है वो वृक्क, ठीक है ना। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार एवं निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, ठीक है। देखते हैं अपन कहाँ है प्रकार, देखिएगा नीचे यहाँ तो प्रकार है ना, वो देखिएगा आप। ई प्रकार का जो वृक्क वाला है ये ई वाला है, ये रहा ई वाला, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो इसमें ये क्या बता रहा है, दोबारा देखते हैं अपन इसको। इसमें ये बता रहा है कि बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते। देखते हैं अपन है क्या, ये रहा इसमें बीजांड द्वार और ये रहा निभाग, तो ये सीधी रेखा में नहीं है। यहाँ पर क्या है, घुमाव ऐसे है ना, ये घुमाव है ना, ये निभाग तो इधर है और ये बीजांड द्वार इधर है, इसमें एक घुमाव है यहाँ पर। क्लियर? एक कर्व हो गया यहाँ पर, एक घुमाव हो गया, जिसको वक्र अपन या कहेंगे, ठीक है ना, वक्र प्रकार का है। बीजांड में वक्रता के कारण, ये जो वक्रता है उसके कारण ही निभाग बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होता है। यानी कि जो निभाग है वो बीजांड वृंत के कितने पर है? समकोण पर है, 90 डिग्री पर है। निभाग बीजांड वृंत के समकोण पर है। देखते हैं, ये रहा इसका निभाग वाला भाग, ठीक है, और ये इसका जो बीजांड वृंत है ये वाला भाग, तो ये इसके समकोण पर है, यानी कि ये इसका निभाग है और ये इसका बीजांड वृंत है, तो ये 90 डिग्री के ऊपर है, एक दूसरे के समकोण पर होते हैं घुमाव के कारण। क्रूसिफेरी कुल के अंदर, लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर पौधों में इस प्रकार का ये बीजांड पाया जाता है। चौथा जो प्रकार है वो है अनुप्रस्थ बीजांड, ठीक है ना।
तो देखते हैं अपन चौथा प्रकार कौन सा है अनुप्रस्थ वाला। ये जो डी वाला प्रकार है ना, ये रहा डी वाला प्रकार, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इसमें देखिएगा थोड़ा सा घुमाव यहाँ पर इस ब्रोनकोस में है और ये घोड़े की नाल जैसा घुमाव है। ठीक है ना, तो इसको अपन अनुप्रस्थ कहेंगे सी वाले को। तो क्या लिखा है, ये बीजांड अनुप्रस्थ होते हैं। बीजांड का बीजांडदार तथा निभाग बीजांड वृंत के साथ समकोण पर स्थित होते हैं और बीजांड में वक्रता के कारण, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बीजांड के अंदर घुमाव के कारण ब्रोनकोस घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर एलिसमेसी फैमिली है और ब्यूटोमेसी कुल के जो पौधे हैं उनमें ऐसा पाया जाता है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें देखते हैं पूरा। बीजांड काय और बीजांड द्वार तथा निभाग तीनों ही बीजांड वृंत के साथ समकोण पर होते हैं, यानी कि ये यहाँ पर बीजांड द्वार, ठीक है ना, और ये इसका यहाँ निभाग और ये बीजांड वृंत, ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं, ये क्या होते हैं, समकोण पर होते हैं। अगला जो प्रकार है वो है अर्ध प्रतीप। देखो प्रतीप तो पूरा घूम गया था और अर्ध प्रतीप में देखिएगा यहाँ आपके डायग्राम में यहाँ से समझ में आएगा। ये प्रतीप वाला में तो क्या था, यहाँ पर अपन दोबारा देखते हैं इसको, ये रहा प्रतीप वाले में। देखो यहाँ पर जो यहाँ इस प्रकार से पूरा घूम गया था और ये अर्ध प्रतीप में, अर्ध यानी कि आधा, ठीक है, ये पूरा ना घूम करके ऐसे ही घूमेगा इधर, ठीक है, इतना ही घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। और यहाँ तो क्या था 180 पे घूमा था, यहाँ पर ये 90 डिग्री पर ही घूमता है, तो ये अर्ध प्रतीप हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जब बीजांड में बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज रेखा में स्थित हो, देखिए समझिए, बीजांड द्वार और निभाग कौन सी रेखा में, क्षैतिज रेखा में। कौन सी क्षैतिज रेखा देखते हैं अपन, ये जो रेखा होती है क्षैतिज रेखा कहलाती है, ये वाली है ना, ये वाली। तो ये बीजांड द्वार और निभाग, ये वाला भाग, ये दोनों किधर है, क्षैतिज रेखा में है। और ये जो यहाँ पर बीजांड वृंत वाला भाग है या नाभिका वाला भाग, हाइलम वाला भाग है, ये इसके समकोण पर होता है। ठीक है, तो यहां देखते हैं क्या लिखा है, आपकी बुक्स में क्या लिखा है। एवं बीजांड वृंत इनके समकोण पर हो तो इसे अर्ध प्रतीप बीजांड कहते हैं। उदाहरण के लिए रेडनकुलेसी फैमिली और प्रिमुलेसी फैमिली के पौधों में ऐसा होता है। और अंतिम जो प्रकार है इसका वो है कुंडलित। कुंडलित यानी कि इसमें दो घुमाव हो जाएं, ठीक है, 180 पर तो इस प्रकार से प्रतीप में होता है, और फिर एक घुमाव और हो जाए, वो 360 डिग्री पर घूम जाए, उसे अपन कुंडलित कहेंगे। कुंडलित यानी कि बार बार घुमा हुआ। ये रहा देखिएगा, ये बीजांड वृंत है, इस प्रकार से एक घुमाव हो गया, फिर एक घुमाव और ऊपर हो गया। ठीक है, प्रतीप में कितना था 180 डिग्री, अर्ध प्रतीप में 90 डिग्री, और कुंडलित के अंदर 360, यानी कि एक घुमाव 180 का है, फिर एक घुमाव और है 180 का, तो 180 इधर और 180 इधर, 360 हो जाता है, 360 डिग्री पे घूम जाता है। ठीक है, ये जो बीजांड वृंत है ये काफी बड़ा होता है इसके अंदर। तो देखते हैं, देखो आपकी पुस्तक में क्या लिखा है। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा होता है, पूरा बीजांड 360 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ होता है। बीजांड वृंत बीजांड के चारों ओर घेरे होता है तथा बीजांड से केवल एक बिंदु पर जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए प्लम्बेजिनेसी फैमिली और कैक्टेसी फैमिली। कैक्टस यानी जो कैक्टस होते हैं ना, अपने नागफनी है, थूर वगैरह है ना, कैक्टस जो प्लांट है, जीरोफाइटिक प्लांट, मरुस्थलीय पौधे हैं, उनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जो मादा मुकुट विध है उसका जो पहला पॉइंट है, उसमें हमने अंडा पे या गुरु बीजाणु परण बोल दीजिए स्त्री केसर के बारे में पढ़ा कि उसके 3 भाग होते हैं, है ना, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय के अंदर जो है अंडाशय के बारे में पढ़ा। फिर अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड की संरचना पढ़ी अपन ने, और बीजांड के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो बीजांड के जो 6 प्रकार हैं वो प्रकार हमने पढ़े। और आगे जो वीडियो है, अगली वीडियो के अंदर अपन जो इसके गुरु बीजाणु जनन, जो इसकी प्रोसेस है, गुरु बीजाणु कैसे बनते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।